हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम असफाल्ट की जितनी भी डिटेल है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका असफाल्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम असफाल्ट की जितनी भी टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। असफाल्ट की क्वांटिटी को हम डिस्कस करेंगे, प्राइम कोड को डिस्कस करेंगे, टेक कोड को डिस्कस करेंगे और असफाल्ट की जितनी भी टेस्ट परफॉर्म होती है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम असफाल्ट की डिफिनीशन को देखते हैं। असफाल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट, बाइंडर एंड फिलर used for constructing and maintaining road, parking areas, railways tracks, ports, एयरपोर्ट, रनवेज। असफाल्ट हमारे पास एक बाइंडिंग मटेरियल है जो हमारे पास मिक्सचर है बाइंडिंग एंड फिलर यानी बिटुमन एंड एग्रीगेट का हमारे पास ये मिक्सचर है। ये असफाल्ट की डिफिनीशन है। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो सऊदी अरामको जिधर स्टैंडर्ड Q006 है। अब हम टाइप्स ऑफ असफाल्ट को डिस्कस करेंगे। सल्फर एक्सटेंडिंग असफाल्ट कंक्रीट, कन्वेंशनल असफाल्ट, पॉलीमर मॉडिफाइड, हॉट मिक्स असफाल्ट। ये हमारे पास 3 टाइप ऑफ असफाल्ट है जो हम यूज़ करते हैं। अब इसकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि हमारे पास सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट कंक्रीट क्या होता है, कन्वेंशनल असफाल्ट क्या होता है, पॉलीमर मॉडिफाइड हॉट मिक्स असफाल्ट क्या होता है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो सल्फर एक्सटेंडेड हॉट मिक्स असफाल्ट है। द हॉट मिक्स असफाल्ट कंक्रीट मटेरियल हैज टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 115 सेंटीग्रेड एट द टाइम ऑफ स्प्रेडिंग एंड कंप्रेशर। इसका मतलब है कि सल्फर एक्सटेंडेड हॉट मिक्स असफाल्ट जब हम स्प्रेडिंग करें, कंपैक्शन करें, उस टाइम हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो एटलीस्ट 115 सेंटीग्रेड का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेंशनल हॉट मिक्स असफाल्ट। Temperature of mixture without sulfur shall be between 139 centigrade to 163 centigrade when it leave the plant and at least 139 centigrade at the time of spreading and compaction at the site। इसका मतलब है कि हमारे पास जो कन्वेंशनल हॉट मिक्स असफाल्ट है इसका जो टेम्परेचर है जब ये असफाल्ट से निकल आ जाए तो इसका टेम्परेचर हमारे पास 139 सेंटीग्रेड से लेकर 163 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। जब हम इसको स्प्रेडिंग करें उस टाइम भी हमारे पास इसका जो टेम्परेचर है वो 139 सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमर मॉडिफाइड asphalt mix। The polymer modified asphalt mix shall be placed and compacted at the temperature determined from the viscosity temperature relationship which is estimated to be an range of 155 to 165 सेंटीग्रेड। जब हमारे पास पॉलीमर मॉडिफाइड असफाल्ट आ जाए उसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो हमारे पास 155 से लेकर 165 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अब हम फर्दर इसको मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कंपैक्टेड लेयर ऑफ असफाल्ट, मिनिमम थिकनेस शैल बी 50 mm। कहते हैं कि असफाल्ट की जो थिकनेस है, जो लेयर है, उसकी हमारे पास मिनिमम 50 mm थिकनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैक्टेड लेयर ऑफ असफाल्ट मिक्स, मैक्सिमम थिकनेस शैल बी 80 mm। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैक्सिमम थिकनेस है वो 80 mm का होना चाहिए। मिनिमम हमारे पास 50 mm और मैक्सिमम हमारे पास 80 mm का होना चाहिए। मैक्सिमम थिकनेस फॉर asphalt base course is 80 mm for first layer and 60 mm for second layer, and for wearing course is 80 mm for first layer and 50 mm for surface layer compacted। इसका मतलब है कि जब हम asphalt base course करें इसमें हमारे पास 80 mm फर्स्ट लेयर होनी चाहिए, सेकेंड लेयर हमारे पास 60 mm का होना चाहिए। सेम हमारे पास जब हम वियरिंग कोर्स करें तो उस पे हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है वो 80 mm का होना चाहिए, सेकेंड लेयर हमारे पास 50 mm का होना चाहिए ताकि ये जो सरफेस है वेल कंपैक्टेड हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है असफाल्ट टेम्परेचर 139 सेंटीग्रेड से लेकर 163। ये सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट ज़्यादा यूज़ होती है उसकी बात हो रही है। मोस्टली हमारे पास जो असफाल्ट टाइप यूज़ होती है वो सल्फर एक्सटेंडेड टाइप ऑफ असफाल्ट जो है वो यूज़ होती है। इसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 139 से लेकर 163 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम एक्सेप्टेबल कोर कंपैक्शन फॉर असफाल्ट कंक्रीट शेल बी 95% ऑफ मार्शल डेंसिटी एज पर ASTM D1559। इसका मतलब है कंपैक्शन की बात हो रही है कि असफाल्ट की जो डेंसिटी है वो आपकी 96% होनी चाहिए एज पर ASTM D1559। आपको ASTM के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में लाजमी पता होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैक्शन ऑफ असफाल्ट। यहाँ बात हो रही है टाइप ऑफ कंपैक्शन ऑफ असफाल्ट, यानी कंपैक्शन ऑफ असफाल्ट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टेंडम स्टील रूलर, सेकंड हमारे पास है पायनामेटिक टाइल्ड रूलर। जब हम असफाल्ट की लेइंग कर लेते हैं, सबसे पहले 2 पासेस हम लगा लेते हैं टेंडम स्टील रूलर की, लेकिन वो दोनों पासेस आपकी ओवरलैप होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम 8 पासेस लगा लेते हैं पायनामेटिक टाइल्ड रूलर से, लेकिन जो पायनामेटिक टायर रूलर है उसका हमारे पास वेट जो है वो 5 टन से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हेन रेन स्टार्ट ड्यूरिंग लेइंग ऑफ असफाल्ट स्टॉप असफाल्टिंग एंड कंटिन्यूअस रोलिंग। इसका मतलब है कि अगर इन केस आप असफाल्ट कर रहे हो और बारिश स्टार्ट हो जाए, रेन स्टार्ट हो जाए, तो आपने असफाल्ट को स्टॉप करना है, लेकिन जो रोलिंग है वो आपने कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रोटिंग इज द लॉन्गिट्यूडल सेटलमेंट ऑफ असफाल्ट पेवमेंट ड्यू टू हैवी लोड ऑफ द व्हीकल पासिंग ऑफ द रोड। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रोड्स के ऊपर सेटलमेंट होती है, एक लकीर होती है जो आपकी बनी होती है, सेटलमेंट लकीर होती है। अक्सर जो आपकी हैवी लोड्स व्हीकल होते हैं वो पास होने से ये प्रोड्यूस हो जाती है, उसको रटिंग कहा जाता है, ठीक है। व्हेन असफाल्ट कंटेंट इज मोर देन 0.3%, it will more than required limit and bleeding will occur and there be weakening the pavement। इस पॉइंट का मतलब है कि अगर इन केस आपकी असफाल्ट में बिचुमन कंटेंट 0.3% से ज़्यादा हो जाए तो आपकी असफाल्ट के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो आपकी पेवमेंट को वीक कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 टाइप ऑफ असफाल्ट बेचिंग। ये बेचिंग प्लांट की बात हो रही है। फर्स्ट जो हमारे पास बेचिंग प्लांट होता है वो बेच टाइप होता है, इसको हम बहुत इजी तरीके से कंट्रोल करते हैं। सेकंड हमारे पास है कंटिन्यूअस टाइप, जो हमारे पास ग्रेटर आउटपुट यानी असफाल्ट की क्वांटिटी हमारे पास आउटपुट बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है बेच टाइप, सेकंड हमारे पास है कंटिन्यूअस टाइप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द पैटर्न ऑफ रूलिंग असफाल्ट पेवमेंट start from the lowest part of the pavement then going upward to the higher portion with overlapping distance on the half of the real wheel width। इसका मतलब है कि आपने जब भी असफाल्ट करनी है तो जो लोवेस्ट पार्ट होता है ना पेवमेंट का, आपने वहां से स्टार्ट करना है, लेकिन आपने जब भी रूलिंग करनी है आपने ओवरलैप उसमें जरूर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द टेम्परेचर ऑफ असफाल्ट रिक्वायर्ड टू स्टॉप रोलिंग इज 80 to 90 सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि जब आप असफाल्ट का टेम्परेचर 80 to 90 सेंटीग्रेड तक आ जाए तब आपने रोलिंग को स्टॉप कर देनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चेक द डेंसिटी ऑफ असफाल्ट टू मार्शल टेस्ट। अब हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, जिससे हम असफाल्ट की डेंसिटी चेक करते हैं, ठीक है। चेक द थिकनेस ऑफ असफाल्ट बाय कोरिंग, ये भी एक टेस्ट होता है, यानी इससे हम असफाल्ट की थिकनेस चेक करते हैं, ठीक है। कोरिंग टेस्ट से हम असफाल्ट की थिकनेस भी चेक करते हैं और इससे हमारे पास असफाल्ट के अंदर जो वाइड्स होते हैं, एयर वाइड्स होते हैं, वो भी हम चेक करते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम टाइम अलाउड टू एप्लीकेशन ऑफ असफाल्ट ऑन द टेक कोट आर 3 days। इसका मतलब है कि अगर इन केस हम टेक कोट कर लेते हैं तो 3 days के अंदर हमने इस पे असफाल्ट बियरिंग कोर्स करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विदाउट कवरिंग ऑफ द असफाल्ट इन द ट्रक शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब है कि अगर इन केस हमारे पास असफाल्ट ट्रक आ जाए साइड पे, अगर वो कवर ना हो तो वो आपके रिजेक्ट हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ईच टेस्ट सैंपल टेकिंग फ्रॉम पेवर एरिया टू बी 1 सैंपल 200 टन। इसका मतलब है कि अगर आपने जब असफाल्ट हो रही है वहां अपने टेस्ट परफॉर्म करने हैं, तो अगर इन केस आप असफाल्ट कर रहे हैं तो 200 टन से आपने एक सैंपल कलेक्ट करना है। इसको हम आगे टेस्टिंग का एक पोर्शन है उसमें भी डिटेल से डिस्कस करते हैं। एनी असफाल्ट पेवमेंट कांटेक्ट विद पाइपलाइन शैल बी टोटली प्रोटेक्टेड। इसका मतलब है कि अगर इन केस आपके रोड के अंदर पाइपलाइन आ जाए तो आपकी कैथोडिक प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर परमिसिबल इन बिटुमन इज RC 250 इज 0.2%। इसका मतलब है कि आपकी RC 250 जो ग्रेड है बिटुमन का, अगर वो यूज करें तो आपकी वाटर की जो रेशो है वो 0.2% होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम असफाल्ट के कुछ टेस्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं 2 टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म करूंगा। एक वो टेस्ट जब हम असफाल्ट करते हैं ड्यूरिंग असफाल्ट, उसमें हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा हम जब JMF के लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो भी हम फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे, यानी जॉब मिक्स फार्मूला के लिए जो असफाल्ट का डिज़ाइन है उसके लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जब हम ड्यूरिंग असफाल्ट यानी असफाल्ट हम करेंगे तो उसमें हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। इसका पर्पस क्या है, हमारे पास लोड बियरिंग कैपेसिटी एंड डिफॉर्मेशन, इसका पर्पस हमारे पास है, यानी मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। इसमें हम लोड बियरिंग कैपेसिटी
चेक करते हैं, यानी रोड की हमारे पास जो पेमेंट है उसकी कैपेसिटी चेक करते हैं। स्टैंडर्ड इसका हमारे पास है ASTM D6927 ASTU T245, इसका हमारे पास स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है बल्क डेंसिटी JMB भी इसको कहा जाता है। इसकी हमारे पास पर्पस क्या है, डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड मिक्स ASTM D2726, इसका स्टैंडर्ड है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको JMM भी कहा जाता है। इससे हम मिक्स वॉइड्स कैलकुलेशन करते हैं ASTM D2041। JMM जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसमें हम एक तो मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका फाइंड करते हैं, दूसरा इसमें जो मैक्सिमम हमारे पास वाइड्स होते हैं उसको भी हम चेक करते हैं। एयर वाइड्स VA इसको कहते हैं, ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पे ये जितनी भी टेस्ट है, जिस तरह हमारे पास GMB है, JMM है, एयर वाइड्स है, VMA है, VFA है, ये हम एक ही टेस्ट सब एक ही सैंपल से लेते हैं। ये जितनी भी इससे हमारे पास वैल्यूज आती है ये एक दूसरे से कंबाइन है, यानी GMB की जो वैल्यू है वो हम हो सकता है पॉसिबल है कि JMM यूज़ करे, GMM की वैल्यू हमारे पास एयर वाइड्स में भी यूज़ हो सकती है। तो ये जितनी भी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं ये एक ही दफ़ा हम सैंपल कलेक्शन करते हैं, उसी से हम ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इनकी वैल्यू एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो परफॉर्म करते हैं वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। अब ये जो टेस्ट है हमारे पास JMM, VA, VMA, VFA, ये हम GMB के लिए जो मटेरियल इकट्ठे कर लेते हैं ना सैंपल, उसी से हम ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट है असफाल्ट कंटेंट बाय एक्सट्रैक्शन, ये सेपरेट टेस्ट है जिसमें हम अपने बिचुमन परसेंटेज चेक करते हैं, यानी हमारे असफाल्ट के अंदर कितनी % बिचुमन यूज हुई है ये हम एक्सट्रैक्शन टेस्ट से फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका हमारे पास पर्पस क्या है, बिचुमन कंटेंट इन मिक्स, मतलब है कि असफाल्ट के अंदर हमारे पास कितनी % बिचुमन यूज हुई है। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM D2172 है, ये हम परफॉर्म करते हैं एज पर स्टैंडर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट ऑन असफाल्ट JMFs, जब हम असफाल्ट का डिजाइन करते हैं जिसको JMF यानी जॉब मिक्स फार्मूला भी कहते हैं, इसके लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनकी डिटेल है। सबसे पहले हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्ट है, सेकेंड हमारे पास है सॉफ्टिंग पॉइंट है, रिंग बॉल, नेक्स्ट हमारे पास है डक्टिलिटी टेस्ट, थर्ड हमारे पास है फ्लश एंड फायर पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास है विस्कोसिटी टेस्ट, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, नेक्स्ट हमारे पास है लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट, वाटर कंटेंट, ठीक है। अब इनके पर्पस क्या है, हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्ट का हमारे पास पर्पस क्या है, हार्डनेस ऑफ बिचुमन, इसमें हमारे पास हार्डनेस ऑफ बिचुमन हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टिंग पॉइंट, रिंग एंड बॉल, टेम्परेचर सेंसिटिविटी इसमें हम चेक करते हैं। डक्टिलिटी टेस्ट में हम असफाल्ट की इलास्टिसिटी, स्ट्रेजिलिटी ऑफ बिचुमन हम चेक करते हैं कि हमारे जो बिचुमन है असफाल्ट में इसमें कितनी इलास्टिसिटी है, यानी वो कहाँ तक स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लश एंड फायर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फ्लश एंड फायर पॉइंट। इसमें हम असफाल्ट का टेम्परेचर चेक करते हैं या बिचुमन का टेम्परेचर चेक करते हैं कि हमारी जो बिचुमन है या असफाल्ट का टेम्परेचर है वो किस लेवल तक जाके आग पकड़ सकती है। ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फ्लश एंड फायर पॉइंट, क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा कि जब असफाल्ट का टेम्परेचर अपने लिमिट से क्रॉस कर ले जाया जाता है तो वो आग पकड़ लेता है, फायर पकड़ लेता है। इसके लिए ये टेस्ट परफॉर्म करता है और इससे हमने ये भी कहीं देखा है कि असफाल्ट जो प्लांट है वो भी आपकी आग पकड़ सकती है, इसलिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, लॉस्ट ऑन हीटिंग, वाटर कंटेंट हम चेक करते हैं, इसमें ये भी एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मॉइस्चर प्रेजेंट इन बिचुमन, यानी ये हमारे बिचुमन में कितनी % मॉइस्चर है, कितनी % वाटर है, ये भी हम चेक करते हैं एज पर ASTM D95, ठीक है। अब हम फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे सैंपल करेक्शन। अब हमारे पास कितना सैंपल हो तो हम एक्सट्रैक्शन टेस्ट, ग्रेडेशन टेस्ट या मार्शल प्रॉपर्टीज के लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कितने सैंपल पे हमने कितने टन से सैंपल कलेक्शन करनी है। सबसे पहले हमारे पास असफाल्ट की अगर क्वांटिटी है 0 to 500 तो एक्सट्रैक्शन टेस्ट के लिए 1 सैंपल हम 200 टन से कलेक्ट करेंगे। मार्शल प्रॉपर्टीज के लिए 1 सैंपल हम 250 टन से कलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड है सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड Q006 से मैंने लिया हुआ है, सेक्शन 5.4.2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अगर हमारे पास असफाल्ट की क्वांटिटी 500 से लेकर 800 तक है तो एक्सट्रैक्शन टेस्ट के लिए हमने 250 टन से एक सैंपल कलेक्ट करना है। मार्श स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए हम 1 सैंपल 300 टन से कलेक्ट करना है। सेम हमारे पास 800 एंड अबव हमारे पास अगर असफाल्ट की क्वांटिटी है तो एक्सट्रैक्शन टेस्ट के लिए हम 300 टन से एक सैंपल कलेक्ट करेंगे और मार्शल स्टेबिलिटी के लिए हम 400 से एक सैंपल कलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट हम इसमें अब ग्रेडेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। यानी असफाल्ट की बिटुमन ग्रेड पेविंग जब हम करते हैं तो इस टेबल पे हम ग्रेडेशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है असफाल्ट शेल बी पेट्रोलियम asphaltic cement penetration grade 60-70 conforming to the Saudi Aramco product specification A970। ठीक है, अब ये हमारे पास जो 60-70 है ये ग्रेड है, ये बिचुमन का ग्रेड है जो हम असफाल्ट के अंदर यूज करते हैं। अक्सर 60-70 ग्रेड आपको पता होना चाहिए। जितना आपका ग्रेड हाई होता है ये ग्रेड अक्सर वहाँ यूज होता है 60-70 जहाँ हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है। ये आपके एरियाज पे डिफाइन कर सकता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बिचुमन ग्रेड है, 60-70 है, 30-40 है, 40-60 है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड्स है। अगर इन केस आपने असफाल्ट का जो ग्रेड है वो गलत यूज़ किया है तो आपके असफाल्ट के बीच में ब्लीडिंग आ सकती है। ठीक है, आपका पेवमेंट फेल हो सकता है। अब 60-70 जो हमारे पास ग्रेड है ये वहाँ यूज़ हो सकता है जहाँ पे हमारा टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मिनरल एग्रीगेट। मिनरल एग्रीगेट में हमारे पास ग्रेडेशन आ जाती है। ग्रेडेशन एक्चुअली होती है आपकी सीव एनालिसिस से जो कैलकुलेशन आ जाती है। यानी सीव एनालिसिस का जो प्रोसीजर है उससे हमारे पास जो वैल्यूज आती है उसको ग्रेडेशन कहा जाता है। यहाँ हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM C117 एंड ASTM C136। अब ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM C136 ये सीव एनालिसिस का है। अब हमारे पास परसेंटेज रिक्वायरमेंट है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। जब भी आप ग्रेडेशन करेंगे, सीव एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने सीव की सीक्वेंस कौन सी रखनी है। सबसे ऊपर आपने 1.5 इंच रखनी है सीव, सेकंड हमारे पास 1 इंच है, थर्ड हमारे पास 3.4 इंच की सीव का साइज है। ये आपने रखनी है, ये सीक्वेंस आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे असफाल्ट बेस कोर्स की डिटेल है, यहाँ असफाल्ट वियरिंग कोर्स की डिटेल है। अब क्लास ए मटेरियल हमारे पास बेस कोर्स में और क्लास बी मटेरियल है हमारे पास। अब जब भी आप सीविंग करेंगे यानी असफाल्ट के अंदर जो आपने मटेरियल यूज़ करना है, एग्रीगेट यूज़ करना है, उसकी जब आप ग्रेडेशन करेंगे तो इस CUP आपका 100% पास होना चाहिए और बी क्लास में भी आपका 100% होना चाहिए। 1 इंच CUP आपकी 75 से लेकर 90% आपका पास होना चाहिए और बी क्लास का जो हमारे पास पासिंग है वो 100% होना चाहिए। सेम इज़ इसकी डिटेल है। ये जब भी आप सीव एनालिसिस ऑन ग्राउंड परफॉर्म करेंगे, लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे तो आपने इस टेबल को फॉलो करना है। अगर आपके पास नंबर 4 सीव है तो आपके पास इस CUP 31 से लेकर 46% तक पास होना चाहिए। सेम इस टेबल में असफाल्ट वियरिंग कोर्स की भी डिटेल है, यदि आपकी 3 एंड 4 पे 100% पास होना चाहिए। इसकी ये डिटेल है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर दे ग्रेडेशन ऑफ बेस एंड सब बेस मटेरियल। अब ग्रेडेशन जब हम करते हैं यानी सीव एनालिसिस हम बेस और सब बेस मटेरियल के लिए जो करेंगे उसकी ये स्पेसिफिकेशन है। इसमें हमारे पास जो सीव साइज है उसकी ये डिटेल है, यानी सीक्वेंस ऑफ सीव आपने इस तरह रखनी है। अब सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस ऑफ सीव में 2.5 है, फिर 2 इंच है, फिर 1.5 है, फिर 1 इंच है, फिर 3/4 है। 3/4 हमारे पास 20 mm का सीव है और इसी तरह आपने ये सीक्वेंस रखनी है। अब जब हम ग्रेडेशन करेंगे, सीव एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्लास ए मटेरियल जो यूज़ होता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल इसमें होती है विद सैंड एंड सिल्ट। इसमें हमारे पास ये मटेरियल होता है। सबसे पहले हमारे पास 2.5 इंच भी 100% पास होने चाहिए, 2 इंच की CUP 90% होना चाहिए और बाकी ये जो MTN ये आपकी ऐसी ही MT होनी चाहिए। जब आपकी नंबर 4 CUP आ जाए तो इसमें आपका जो मटेरियल है वो 35 से लेकर 70% इसकी पासिंग होनी चाहिए। सेम हमारे पास बी क्लास मटेरियल जो है ना, अब ये आपकी मटेरियल क्लासिफिकेशन में आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सब बेस के अंदर हमारा कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। जिस तरह हमारे पास सोइल की क्लासिफिकेशन है, जो हमारे पास ग्रेड यूज़ होते हैं सोइल के A1 A24 A3 A24 A6 A4, जितनी भी हमारे पास सोइल की क्लासिफिकेशन है सेम एज इट इज हमारे पास बेस और सब बेस का जो मटेरियल होता है उसमें हमारे पास क्लासेज होती है। क्लास ए मटेरियल, क्लास बी मटेरियल, क्लास ए मटेरियल, क्लास बी मटेरियल। अक्सर यहाँ पे ये डिफाइन हुआ है कि आपकी जो बेस कोर्स में जो मटेरियल यूज होता है बी क्लास में यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सैंड ग्रेवल है, हमारे पास स्टोन फ्रेगमेंट है विद सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले। इसमें एक चीज़ होती है जो आपकी स्टोन डस्ट होती है, वो भी आपकी यूज़ हो सकती है। तो ये डिटेल थी ग्रेडेशन ऑफ बेस एंड सब बेस, ये आपको पता होनी चाहिए। जब आप सीव एनालिसिस करेंगे तो आपने इस डिटेल को, इन सीव को, इन परसेंटेज को फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड सब बेस मटेरियल। ये आपकी और क्लासिफिकेशन में मटेरियल में आ जाता है कि आपने प्लास्टिक इंडेक्स, लिक्विड लिमिट, लॉस बाय एबर्शन ये कितनी रखनी है। ये एज पर ASTM है और सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड Q006 से मैंने लिए हुए है। ये सबसे पहले हमारे पास है सब बेस
मटेरियल क्लास ए, क्लास बी मटेरियल, बेस कोर्स मटेरियल क्लास ए, क्लास बी मटेरियल। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड लिमिट आपका कितना परसेंट होना चाहिए, क्लास बी मटेरियल का हमारे पास 25% मैक्सिमम होना चाहिए, और बेस कोर्स मटेरियल का हमारे पास बी क्लास का मटेरियल 25% लिक्विड लिमिट होना चाहिए। पी आई की वैल्यू हमारे पास है प्लास्टिक इंडेक्स जो हम परफॉर्म करते हैं ASTM D4318, इसका हमारे पास 6% मैक्सिमम होना चाहिए, यानी पी आई की वैल्यू हमारे पास 6% मैक्सिमम होनी चाहिए। लॉस बाय अबर्चन हमारे पास 50% होना चाहिए। थिन एंड एलोंगेटेड पीसीज, ये अक्सर आपने टेस्ट देखा होगा, फ्लेकिनेस एंड एलोंगेटेड पार्टिकल हम फाइंड करते हैं, ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन मोस्टली इस टेस्ट के लिए आजकल जो यूज़ होता है वो CULRSC से भी पता लग जाता है कि हमारे जो मटेरियल के अंदर है या एग्रीगेट के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स है वो कौन कौन सी साइज है। इस टेस्ट से हम मटेरियल का पता लगाते हैं कि हमारी मटेरियल के अंदर कौन से किस टाइप की मटेरियल शामिल है। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम बेस कोर्स 5% होना चाहिए। क्ले लम्प्स एंड फ्रीबल पार्टिकल हमारे पास 3% मैक्सिमम होना चाहिए बेस कोर्स क्लास ए मटेरियल के अंदर, और क्लास बी मटेरियल के अंदर 3% क्ले होने चाहिए। क्ले अक्सर बहुत कम होती है, यानी एक्सेप्टेबल आपकी 3% होनी चाहिए, लेकिन इस मटेरियल के अंदर एग्रीगेट जब आप सब बेस और बेस मटेरियल के अंदर क्ले कम होती है, इसके अंदर आपकी ज्यादातर जो होती है वो स्टोन डस्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास साउंड टेस्ट, ये हमारे पास 25% मैक्सिमम होना चाहिए। लेबोरेटरी कंपैक्टेड कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो एज पर ASTM D1883, ये बात हो रही CBR वैल्यू की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए भी ये टेबल जो मैंने लिया है ये सऊदी अरामको रजिस्टर्ड Q006 से लिए हुए। CBR क्लास ए मटेरियल के लिए हमारे पास 25% मैक्सिमम होना चाहिए सब बेस मटेरियल के लिए, ठीक है, और क्लास बी मटेरियल के लिए 25% होना चाहिए। अब यहाँ पे आपकी CBR की जो वैल्यू है ना, ये 95% MDD यानी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे, ये जो हम कंपैक्शन परफॉर्म करते हैं सब बेस मटेरियल के हमारे पास जो कंपैक्शन है वो 95 से लेकर 100% तक होनी चाहिए, और बेस कोर्स मटेरियल की जो हमारे पास कंपैक्शन है वो 100% होती है। तो 100% पे हमारे पास वैल्यू जो होती है CBR वैल्यू, वो आपकी क्लास ए मटेरियल के हमारे पास 100 मिनिमम होनी चाहिए, और क्लास बी मटेरियल की हमारे पास जो CBR की वैल्यू है वो 50 मिनिमम होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्राइम कोड एंड टेक कोड को, सील कोड को भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्राइम कोड का जो स्टैंडर्ड है ASTM D2995, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A973974 में इसकी डिटेल है। टेक कोड की डिटेल हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM D2995 है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A97 में इसकी कंप्लीट डिटेल है। सबसे पहले हम प्राइम कोड, टेक कोड, सील कोड की डिफिनेशन देखेंगे, ये होता क्या है, कौन सा मटेरियल इसमें यूज होता है, पर्पस क्या है, ये डिस्कस करेंगे। मटेरियल इसमें कौन सा यूज होता है, और अप्लाइड लोकेशन यानी कौन से लेयर के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, वो क्रॉस सेक्शन से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले प्राइम कोड को देखेंगे। प्राइम कोड को हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM D2995 है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A973974 में इसकी डिसीजन हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन। इट इज asphalt bituminous material that is placed on the first asphalt mixture the binder course। प्राइम कोड की डिफिनीशन सिंपल ये है कि हमारे पास प्राइम कोड हमारे पास एक बिचुमस मटेरियल है जो आपकी असफाल्ट फर्स्ट लेयर पे यानी फर्स्ट लेयर करने से पहले प्लेस किया जाता है। इसके सिंपल ये हम डिस्कस करते हैं द लेयर बिटवीन असफाल्ट बेस कोर्स एंड क्रश एग्रीगेट बेस कोर्स। कहते हैं कि वो लेयर जो एग्रीगेट बेस कोर्स और असफाल्ट बेस कोर्स के बीच में आ जाए उस लेयर को प्राइम कोट कहा जाता है। ठीक है, अ प्राइम कोट कंसिस्ट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड असफाल्ट इनटू द सरफेस ऑफ नॉन असफाल्ट बेस कोर्स। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग Q006 सेक्शन 5.4.1 ए। ये एज पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड से जो मैंने लिया हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि प्राइम कोड जो है वो आपकी इनिशियल एप्लीकेशन यानी फर्स्ट एप्लीकेशन लिक्विड लेयर है ऑफ असफाल्ट, लिक्विड लेयर है ऑफ असफाल्ट जो हम असफाल्ट बेस कोर्स और एग्रीगेट बेस कोर्स के बीच में करते हैं। ठीक है, द पर्पस ऑफ MC1 मीडियम क्यूरिंग प्राइम कोट इज टू स्टेबलाइज एंड सील द ग्रेनुलर सरफेस और सबग्रेड एंड टू प्रोमोट बॉन्डिंग टू बिचुमस सरफेस। अब पर्पस हम देखते हैं प्राइम कोट का पर्पस क्या है। प्राइम कोड का हमारे पास दो मेन मकसद है, दो मेन पर्पस है। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो आपकी एग्रीगेट बेस कोर्स और असफाल्ट बेस कोर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। दूसरा जो हमारे पास इसका पर्पस है वो आपकी असफाल्ट बेस कोर्स और एग्रीगेट बेस कोर्स के अंदर जो मॉइस्चर आती है उसको रुकवाती है ताकि कल को इसके अंदर सेटलमेंट ना हो जाए। ये मेन मकसद है
एक आपकी मॉइस्चर को रोकती है, दूसरा हमारे पास इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है असफाल्ट बेस कोर्स और एग्रीगेट बेस कोर्स के बीच में। ठीक है, तो ये पर्पस था प्राइम कोट का। अब प्राइम कोट की हमारे पास जो ग्रेड यूज होते हैं, MC मीडियम क्यूरिंग, MC70 एंड MC250, इसमें हमारे पास ग्रेड यूज होता है। MC70 का हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 50 से लेकर 80 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। MC250 का जो हमारे पास ग्रेड है उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 65 से लेकर 105 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कट बैक असफाल्ट। ये स्प्रे रेट की डिटेल है 0.65 से लेकर 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर। जब हम प्राइम कोट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो स्प्रे रेट है वो हमारे पास 0.65 से लेकर 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर तक होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की बात हो रही है। जब हम स्प्रे रेट मालूम करते हैं तो प्राइम कोट जब हम अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड होता है ना, ये हम नीचे रख लेते हैं, उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटर को गुजार लेते हैं, उससे हम ये स्प्रे रेट मालूम करते हैं। ठीक है, इमल्सिफाइज असफाल्ट जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास स्प्रे रेट कितने होनी चाहिए, 2.3 से लेकर 6.8 लीटर पर मीटर स्क्वायर तक हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो ये होनी चाहिए। ठीक है, क्यूरिंग अगर आपने करनी है तो आपने 24 आवर्स प्राइम कोट अप्लाई करने से पहले इस पे क्यूरिंग करनी है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 16 सेंटीग्रेड, इसका मतलब है ना कि जब आप प्राइम कोट अप्लाई करेंगे जो आपके वेदर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वो मिनिमम आपका 16 सेंटीग्रेड होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक कोट। It is asphalt bituminous material which is applied on existing concrete of asphalt surface to bond a new subsequent asphalt pavement to them. The layer between asphalt base course, binder course and asphalt wearing course, surface course is called tech coat. टेक कोट का मतलब है कि ये भी हमारे पास बिचुमस मटेरियल है जो हम असफाल्ट एग्जिस्टिंग कंक्रीट का मतलब है असफाल्ट बेस कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे ये डिफाइन हुआ है कि लेयर बिटवीन असफाल्ट बेस कोर्स एंड वियरिंग कोर्स। वियरिंग कोर्स का मतलब है सरफेस कोर्स, यानी असफाल्ट बेस कोर्स और असफाल्ट वियरिंग कोर्स के बीच में जो लेयर है उसको टेक कोट कहा जाता है। असफाल्ट बेस कोर्स को बाइंडर कोर्स भी कहा जाता है और वियरिंग कोर्स को सरफेस कोर्स भी कहा जाता है। अक्सर आप लोगों ने क्रॉस सेक्शन जो रोड होता है उसमें सरफेस कोर्स भी लिखा होता है, बाइंडर कोर्स भी लिखा होता है। उसका मतलब है कि ये हमारे पास असफाल्ट बेस कोर्स है या असफाल्ट वियरिंग कोर्स है। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास है टेक कोट इज इन असफाल्टिक मटेरियल ऑफ रैपिड क्यूरिंग। टेक कोट हमारे पास असफाल्टिक मटेरियल है जो हमारे पास ग्रेड है RC70 और इसका जो पर्पस है वो हम डिस्कस करेंगे। द पर्पस ऑफ RC2 रैपिड क्यूरिंग कटबैक असफाल्ट इज टू इंश्योर और प्रमोट बॉन्डिंग बिटवीन द प्रीवियसली लेयर्ड असफाल्ट पेवमेंट एंड द न्यूली पेवर्ड लेयर। इसका मतलब है कि जो टेक कोट का मकसद है ना वो असफाल्ट बेस कोर्स और असफाल्ट वियरिंग कोर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी असफाल्ट बेस कोर्स और असफाल्ट वियरिंग कोर्स के बीच में जो हम लेयर प्रोवाइड करते हैं टेक कोट की लेयर, वो इन दो लेयर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। अब टेक कोट की हमारे पास जो ग्रेड है RC रैपिड क्यूरिंग ग्रेड हमारे पास यूज होता है RC250 एंड RC800। इसका हमारे पास जो टेम्परेचर है RC250 एंड RC800 का हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 85 प्लस माइनस 15 यानी 105 तक ये जा सकता है, एक्सेप्टेबल है। इसका जो हमारे पास स्प्रे रेट है 0.25 लीटर पर मीटर स्क्वायर, इसमें हमारे पास स्प्रे रेट है। और मैक्सिमम टाइम ऑफ असफाल्ट ऑन टेक कोट 3 डेज, यानी अगर हम टेक कोट कर लेते हैं तो 3 डेज के अंदर हम इस पे अगली लेयर यानी असफाल्ट वियरिंग कोर्स हम इस पे करेंगे, परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम कोट, टेक कोट एंड सील कोट को हम अप्लाइड किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मैनुअल तरीका होता है, पिक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये अक्सर जब आपकी जो DST TST रोड बनते हैं, टाइप ऑफ रोड्स है ये भी DST TST, इस पे हम मैनुअल तरीके से अप्लाई करते हैं। या जिस तरह हमारे पास ये रूरल एरियाज में रोड बनते हैं, विलेजेस एरिया में रोड में, उसमें हम मैनुअल तरीके से ये अप्लाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूटी से प्राइम कोट है अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटी है, ये अक्सर जो हमारे पास हाईवेज मोटरवेज बनते हैं ना, तो उससे हम जो प्राइम कोट अप्लाई करते डिस्ट्रीब्यूटी से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रोड के क्रॉस सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो लेयर होती है नेचुरल सबग्रेड, जिसको हम NGC भी कहते हैं। जो हमारे पास NGC यानी नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन होती है, इसको हम कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये लेयर आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास कंपैक्टेड सबग्रेड जो हमारी सबग्रेड लेयर होती है, इसको सबग्रेड लेयर को एम्बैकमेंट भी कहा जाता है, लेकिन इसकी CBR वैल्यू में थोड़ा सा फर्क है। यानी एम्बैकमेंट की लेयर और सबग्रेड के जो हमारे पास 2 लेयर होते हैं, एम्बैकमेंट के जो टॉप लेयर होते हैं ना हमारे पास,
वो हमारे पास सब ग्रेड कहलाए जाते हैं। उसकी थिकनेस हमारे पास 150 से लेकर 300 mm तक होती है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सब बेस मटेरियल है, फिर हमारे पास बेस कोर्स मटेरियल है। अब जब हम बेस कोर्स मटेरियल कर लेते हैं ना, उसके ऊपर हम प्राइम कोट अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, प्राइम कोट अप्लाई करने से पहले हम इस पे ब्रूमर लगा लेते हैं। ब्रूमर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रोड के ऊपर रोड की क्लीनिंग करती है, इसमें हम ब्रूमर लगा लेते हैं, फिर एयर कंप्रेसर इस पे यूज़ कर लेते हैं, ताकि जब हम प्राइम कोट करते हैं उसके लिए हमारे पास जो एग्रीगेट बेस कोर्स की टॉप लेयर है वो क्लियर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। जब हम ब्रूमर अप्लाई करते हैं तो एग्रीगेट बेस कोर्स में हमारे जितने भी लूज पार्टिकल है ना, वो इससे निकल आ जाते हैं। तो इस ब्रूमर लगाने के बाद हम एयर कंप्रेसर यूज़ कर लेते हैं। एयर कंप्रेसर यूज़ करने के बाद हम प्राइम कोट इस पे कर लेते हैं। प्राइम कोट करने के बाद हमारे पास बाइंडर कोर्स यानी असफाल्ट बेस कोर्स जो है हम वो कर लेते हैं। उसके बाद हम टेक कोट को परफॉर्म कर लेते हैं। टेक कोट का मकसद मैंने ऑलरेडी बता दिया, यानी टेक कोट का ऑलरेडी मैंने बता दिया पर्पस क्या है। असफाल्ट बेस कोर्स और असफाल्ट वियरिंग कोर्स के बीच में ये लेयर आ जाती है। इसका पर्पस क्या है, असफाल्ट बेस कोर्स और वियरिंग कोर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब टॉप के ऊपर अक्सर रोडों में ये किया जाता है सील कोट। सील कोट को भी हम डिस्कस करते हैं नीचे, लेकिन सील कोट का मेन मकसद होता है ना कि जब हम असफाल्ट वियरिंग कोर्स कर लेते हैं यानी सरफेस कोर्स कर लेते हैं, तो उसमें ये होता है ना कि कुछ असफाल्ट में हमारे पास एयर वाइड्स रह जाती है। वाइड्स उसको फिल करने के लिए हम सील कोट कर लेते हैं, ताकि हमारे रोड के अंदर जो वाइड्स है वो फिल हो जाते हैं। उसके ऊपर हम फायर मटेरियल भी यूज़ कर लेते हैं, और चिप्स होती है हमारे पास, क्रश्ड चिप्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे असफाल्ट के अंदर जो वाइड्स है वो फिल हो जाती है। अब सील कोट की भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM D2995, उसमें ये डिस्कशन हुई है। इसकी डिफिनीशन हमारे पास क्या है, सील कोटिंग और पेवमेंट सीलिंग asphalt cement is the process of applying a protective coating to asphalt base pavement to provide a layer of protection from the element voids, water, oil and other damage। अब सील कोट क्या है हमारे पास, सील कोट का सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये वो लेयर है जो हम asphalt सीमेंट यानी asphalt टॉप लेयर पे कर लेते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग, ये हमारे पास प्रोटेक्टिव कोटिंग हो जाती है, ठीक है। asphalt टू फिल voids, ये हमारे पास वाइड्स वाटर ऑयल एंड अदर डैमेज से ये बचाती है, यानी एयर वाइड्स जो होते हैं हमारे पास या ऑयल वगैरह ऑयली वगैरह होती है, इससे डैमेज से बचाती है। सील कोट का मेन मकसद जो है ना वो ये है कि असफाल्ट जो हम टॉप कोर्स कर लेते हैं ना, सरफेस कोर्स कर लेते हैं, उसमें जो हमारे पास वाइड्स हो जाते हैं वो फिल हो जाते हैं। इसमें जो हमारे पास मटेरियल यूज़ होता है ना, टाइप ए एंड टाइप बी मटेरियल यूज़ होता है। टाइप ए में हमारे पास स्टोन चिप्स है जो वाइड्स को फिल करते हैं, और यहाँ हमारे पास टाइप बी में फाइन एग्रीगेट यानी फाइन एग्रीगेट हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास क्वांटिटी है 9.10 kg पर मीटर स्क्वायर में हम यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर 50 आपका होना चाहिए इसको अप्लाई करने से पहले, यानी सील कोट को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ असफाल्ट भी हम इसमें देखेंगे, यानी असफाल्ट की आपकी क्वांटिटी किस तरह निकालती है हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमारे पास 300 मीटर है, विड्थ हमारे पास 10 मीटर है, डेप्थ हमारे पास 50 mm है, 5 सेंटी है, और ये लेंथ विड्थ हमारे पास मीटर में है, तो डेप्थ भी हम इसमें मीटर में करेंगे। 50 mm को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये से हमारे पास 0.05 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम को हमारे पास फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0.05, तो इससे हमारे पास वॉल्यूम 150 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अब असफाल्ट की जो डेंसिटी है वो हमेशा हमारे पास 24 kg से लेकर 27 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। अब हम लेंगे 24 kg से, ये आप डिपेंड करता है आपके JMF में आपकी सारी डिटेल होती है कि आपकी जो डेंसिटी असफाल्ट की है वो कितनी है, कितनी आपने लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता लग जाएगी। अब यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं 2400 kg से। अब नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हम करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास 150 है, डेंसिटी हमारे पास 2400 हमने लिए हुए हैं, तो इससे हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ असफाल्ट आएगी ये केजी में आएगी। 3,60,000 kg हमारे पास असफाल्ट की क्वांटिटी है। अब असफाल्ट की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास टन में हमेशा होती है, तो हम इसको टन में कन्वर्ट करेंगे। 1 टन में हमेशा हमारे पास 1000 kg होती है, ठीक है। अब कन्वर्ट इनटू टन हम करेंगे, 3,60,000 kg को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो इससे हमारे पास 360 टन आ जाएगी, यानी हमारी असफाल्ट की जो क्वांटिटी है वो 360 टन है। अब इसमें हम वेस्टेज भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। अक्सर हमारे पास 3%, 5%, 7% हम वेस्टेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने एज्यूम किया है 7%, तो मैं क्या करूँगा
7 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 हमारे पास परसेंटेज का है। अब इसको हम वेस्टेज हम ऐड करेंगे ना, तो 1 प्लस 0.07, 7 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो उससे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.07। अब ये 1 जो है ना, ये आपकी कैलकुलेटेड रिक्वायरमेंट है। जब आप परसेंटेज में करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने इसको लेना है। अब एग्जांपल हमारे पास 0.07 है ना, तो जब मैं ऐड करूंगा परसेंटेज, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको मैं कंसिडर करूंगा 1.07 को। ठीक है, ये 100% ऑफ योर कैलकुलेटेड रिक्वायरमेंट है। टोटल क्वांटिटी ऑफ असफाल्ट अब हम निकालेंगे विद वेस्टेज, तो 360 हमारे पास पहली सी है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वेस्टेज से 1.07, तो मेरे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ असफाल्ट आएगी वो 385.2 टन हमारे पास टोटल ऑफ असफाल्ट क्वांटिटी आ जाएगी 300 मीटर के अंदर। ठीक है, तो ये थी असफाल्ट की डिटेल, असफाल्ट की क्वांटिटी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वांटिटी ऑफ प्राइम कोट एंड टेक कोट। टेक कोट की क्वांटिटी हम किस तरह फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो हमारे पास प्राइम कोट होता है, टेक कोट होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बिटुमेन परसेंट कितनी यूज हुई है और केरोसिन ऑयल हमारे पास कितना परसेंट यूज हुआ है। अब ये चीज़ें आपको कहाँ से पता लगेगी? ये आपको लैब की टीम, जो एलटी टेक्नीशियन हो या मटीरियल इंजीनियर हो, क्यूसी इंजीनियर हो, ये चीज़ें आपको वहाँ से पता लगेगी। या आपकी जो जेएमएफ है, जो बिक्स फार्मूला का जो प्रोफार्मा होता है, उसके अंदर भी इसकी डिटेल होती है कि मैंने प्राइम कोट के अंदर कितनी परसेंट बिटुमेन यूज़ किए हैं, कितनी परसेंट मैंने ऑयल यानी केरोसिन ऑयल यूज़ किया है। ठीक है, अब लेंथ हम ले लेते हैं 300 मीटर, विड्थ हम ले लेते हैं 10 मीटर, परसेंट ऑफ बिटुमेन 70% मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे। तो बिटुमेन 70% हम यूज़ करेंगे, केरोसिन ऑयल हम 30% यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास स्प्रे रेट हमें मालूम होनी चाहिए। स्प्रे रेट जो हमारे पास एज पर स्टैंडर्ड है 0.65 से लेकर 1.7 लीटर पर मीटर स्क्वायर, इसके बीच में होनी चाहिए। स्प्रे रेट हम किस तरह मालूम करते हैं, उसके बारे में मेरी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्राइम कोट एंड टेक कोट की डिटेल से मेरी वीडियो है, उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने स्प्रे रेट किस तरह फाइंड करना है। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। एरिया हम ले लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? लेंथ इनटू विड्थ। हमारे पास 3000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। एज्यूम हम कर लेते हैं यहाँ पे स्प्रे रेट। अब स्प्रे रेट 1.15 जो आपने लेना है वो आपने इनके बीच में लेना है, यानी 0.65 से लेकर 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर के बीच में आपने लेना है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय स्प्रे रेट में करूंगा, तो इससे मेरे पास प्राइम कोट की क्वांटिटी आ जाएगी, यानी 3450 लीटर मेरे प्राइम कोट की क्वांटिटी है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे बिटुमेन कितना यूज़ हुआ है, कितना लीटर यूज़ हो रहा है, और केरोसिन ऑयल हमारे पास कितना यूज़ हुआ है। इसमें सिंपल मैं करूँगा 70% मैं करूँगा। टोटल मेरे पास कितनी है? 3450 डिवाइड करूँगा मैं 100 पे, मल्टीप्लाई बाय 70 हमारे पास परसेंटेज का, तो इससे हमारे पास बिटुमेन की क्वांटिटी आ जाएगी 2405 लीटर हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट केरोसिन का सेम एज इट इज प्रोसीजर हमें करना है। टोटल क्वांटिटी जो हमारे पास आई है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो केरोसिन ऑयल की डिटेल है, क्वांटिटी है, वो आ जाएगी। अब यहाँ से टोटल क्वांटिटी जो है ना, ये आपकी इन दोनों को प्लस करने से आपकी ये जो टोटल क्वांटिटी प्राइम क्वांटिटी आई इसके बराबर होनी चाहिए, यानी 2415 प्लस 1035 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो आपकी आनी चाहिए। तो ये डिटेल दी असफाल्ट की, जितनी भी डिटेल मैंने डिफाइन कर दी, प्राइम कोट, टेक कोट, सील कोट को मैंने डिफाइन किए है, इसकी क्वांटिटी किस तरह निकाली जाती है, इसके टेस्ट कौन से हमने परफॉर्म करने हैं, और टाइप ऑफ असफाल्ट भी मैंने बता दिया, कंपैक्शन प्रोसीजर भी बता दिया। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई अगर ऐसी चीज़ हो जो मिस्टेकली मुझसे गलत लिखी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कर सकते हैं। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। असफाल्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।